और अब देखिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रजेश कुमार सिंह के साथ खास बातचीत, जिसमें कई मुद्दे पर बातचीत हुई है। 27 अक्टूबर 1947 के दिन भारतीय फौज सबसे पहले श्रीनगर में उतरी थी, जब 22 अक्टूबर 1947 के दिन पाकिस्तान ने कबायलियों के साथ अपनी फौज भेजकर कश्मीर को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की थी। आज दिन में इसका बड़ा समारोह हुआ और शाम में यहां गुलमर्ग में एक दूसरा कार्यक्रम लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए हुए हैं और गुलमर्ग में ये खास बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर, उनकी योजनाएं क्या है, इस केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, उसको लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। पहली बात, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सुबह मैंने देखा आपने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर, जहां पर कि पहली बार 27 अक्टूबर के दिन जब भारतीय फौज यहां आई थी कश्मीर को सेव करने के लिए, वो डकोटा उतरा था, आपने उस कार्यक्रम में शिरकत की। अमूमन 75वीं वर्षगांठ जो है सो हम मना रहे हैं। क्या पाकिस्तान की जो हरकत जो कश्मीर में थी उसको थामने की जो हमारी कोशिश है वह एक मुकाम तक पहुंची है? मुझे लगता है थोड़ा मैं पीछे से बात शुरू करता हूं। 27 अक्टूबर के साथ साथ ये 22 अक्टूबर भी बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, जिस दिन कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी सेना ने यहां आक्रमण किया था। और 26 अक्टूबर एक दूसरा महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने फैसला किया कि नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। बारामूला में जिस प्रकार का तांडव हुआ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियंस, जो डॉक्टर्स थे, नन्स थे, उनका भी कत्लेआम किया गया। बारामूला से आगे श्रीनगर की ओर वो बढ़ रहे थे और उसी समय मकबूल शेरवानी यहाँ के बहादुर सपूत थे, उन्होंने पूरी फौज को दिग्भ्रमित किया गलत रास्ता बता करके। बाद में उनकी बर्बर और निशंस ढंग से हत्या कर दी गई। तो पहला जहाज सेना का आज ही उतरा था और फिर किस तरह से उन लोगों ने पाकिस्तान की सेना को और उन कबायलियों को पीछे खदेड़ा। एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सेना के जवानों के साथ साथ, सेना के अफसरों के साथ साथ कश्मीर की आवाम भी पूरी तरह से युद्ध कर रही थी। और मुझे लगता है कि शायद देश के किसी हिस्से में महिलाओं ने इस तरह से युद्ध में भाग नहीं लिया होगा जिस तरह कश्मीर की महिलाओं ने भाग लिया। और नारा भी लगाया कि हम कश्मीरी हैं, तैयार। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ है। और मुझे लगता है कि सन 47 का जो दर्द है, या 65 और 71 की जो टीस है, वो अभी तक वो भुला नहीं पाए। एक बात तो स्पष्ट है उनको कि प्रत्यक्ष युद्ध भारत से नहीं लड़ सकते, इसलिए अपरोक्ष ढंग से आतंकवाद के जरिए, रेडिकलाइजेशन के जरिए यहाँ के युवाओं को गुमराह करना। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मोटे तौर पर 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, चाहे यहाँ के स्थानीय नागरिक हों, सेना या फोर्सेस के, हमारे सीएपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग। उसमें उन तमाम लोगों के एक बच्चे नहीं है, वो सामान्य कश्मीरी है, कॉमन कश्मीरी है, गरीब कश्मीरी है। और मुझे लगता है कि अब नीति में एक बड़ा बदलाव आया है भारत सरकार के। और अभी भारत के गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया। कुछ लोगों ने इशारा किया था कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि नहीं, हम जम्मू कश्मीर के युवाओं से, जम्मू कश्मीर के नागरिकों से बात करेंगे, पाकिस्तान से बात करने में हमारी कोई रुचि नहीं है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण ये है कि भारत सरकार हो या जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, हम शांति खरीदने में विश्वास नहीं करते हैं कि पीस बाई कर लिया टाइम बीइंग के लिए। हम पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और अस्थायी रूप से शांति स्थापित करना चाहते हैं। उस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
आपने कहा कि अमित शाह का जो दौरा हुआ, करीब 4 दिन तक यहाँ पर रहे, अलग अलग कार्यक्रम किए, उसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम युवाओं से बात करेंगे, जिसका जिक्र आपने भी किया। फिर क्या वजह है कि इस राज्य में एक पार्टी जिसके पास सबसे शुरू में सत्ता की कमान गई, शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे और फिर उनके बाद से उनके पोते भी मुख्यमंत्री रहे, और फारूक अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, वो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात किए बिना कश्मीर में जो है सो शांति नहीं बहाल हो सकती। क्या वजह है कि ये लोग अब भी जो है सो इस तरह का रुख अपना कर बैठे हैं? क्या यह जो है सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को ही रेनफोर्स करने की कोशिश है? मुझे लगता है कि इन राजनीतिक सवालों पर मैं न बोलूं तो ही अच्छा है। हमारे प्रशासन की या भारत सरकार की नीति क्या है, वो गृह मंत्री जी के वक्तव्य ने स्पष्ट कर दिया है। कौन क्या सोचता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम का हित किसमें है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ लोगों के लिए हम काम नहीं करना चाहते। 1.25 करोड़ लोगों में कैसे खुशहाली आए, समृद्धि आए, कैसे शांति स्थापित हो, ये हमारा लक्ष्य है। मजबूत प्रशासन जाहिर है आपका लक्ष्य, जिसकी आपने बात की। एक जो खतरनाक चीज जो देखने को मिली कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय बाद एक मैच हुआ T20 का, और उसमें जो है सो इस श्रीनगर में, जो कि वहां के एक मेडिकल कॉलेज में, एक दूसरे इंस्टीट्यूशन में, यहां पर छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में, पाकिस्तान की जब जीत हुई उस मैच में, उसके समर्थन में नारे लगाए। इस तरह की जो टेंडेंसीज है उसको कैसे जो रोका जा सकता है? क्या इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जो है सो इस तरह की जो ताकतें हैं जो कि एक तरह से ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं, उनको हम क्रश कर सकते हैं? नहीं, प्रशासन का मंतव्य बड़ा स्पष्ट है। कानून स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा। किसी के बहकावे में प्रशासन आने वाला नहीं है, और मुझे लगता है कि उसी हिसाब से कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। किसी के बयान देने से यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। खबरें आई हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, ताकि आगे से फिर कोई ऐसी हरकत न करे, यूएपीए जैसा कानून भी, उसकी धाराएं भी इनके खिलाफ लागू की जानी है इस केस में। क्या ये सत्य है? मुझे लगता है कि पुलिस अपने असेसमेंट के आधार पर जो भी उपयुक्त धारा होगी उसका पूरा प्रयोग करेगी और सख्ती से प्रयोग करेगी। इसमें क्या आपके सामने दुविधा की परिस्थिति पैदा होती है जब इस तरह के बयान आते हैं और उसकी आलोचना करने की जगह यहाँ की कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वह पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो या फिर दूसरे दल हो, कोई उसकी आलोचना नहीं करता इस तरह की टेंडेंसीज की, बल्कि एक तरह से उसको अपना नैतिक समर्थन देते हैं? एक अपेक्षा देश को यह रहती है कि जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं, जिन्होंने शपथ ली थी भारत के संविधान की, उनसे एक मर्यादा युक्त आचरण की अपेक्षा देश को या जम्मू कश्मीर के लोगों को रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि कौन क्या बयान दे रहा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने जैसा पहले कहा कि पीस प्रॉस्पेरिटी ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जो भी हम नीतियां बना रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो यहाँ की आवाम के लिए कर रहे हैं। उस हमारे विचार के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोग हैं, कुछ लोग नहीं। आप भी इस नारे को लेकर लगातार आगे बढ़ते हैं, नया कश्मीर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी यही बात की, गृह मंत्री अमित शाह भी यही बात कहते हैं, और उसके तहत जाहिर है जो विकास की राजनीति है, जो विकास के कदम हैं, चाहे यहाँ पर राज्य में औद्योगिक निवेश लेकर लाया जाना हो, इस मकसद में कितनी जो है कामयाबी अभी तक हासिल हुई है, खासतौर पर अगर हम औद्योगिक निवेश की बात कर लें? मुझे लगता है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो औद्योगिक नीति आपने देखी होगी, जम्मू कश्मीर की न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम, मैं कह सकता हूं कि वाइड कंसल्टेशन के आधार पर सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके बनाई गई है, और मुझे लगता है कि काफी अच्छी नीति बनी है। 28,400 करोड़ का इंसेंटिव उसमें दिया है, और जो बड़ी बात है, जहां जहां इंसेंटिव दिए गए इंडस्ट्री के लिए, सामान्य रूप से लोग इंसेंटिव के लिए गए, इंडस्ट्री लगाने और रोजगार देने नहीं गए। इसका ध्यान हमने अपनी पॉलिसी में रखा है, और मैक्सिमम जो इंसेंटिव है वो जीएसटी पर है। तो जीएसटी तभी लगेगी जब प्रोडक्शन शुरू होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, और 300% तक हमने उसमें इंसेंटिव दिया है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि सांकेतिक तौर पर भारत के गृह मंत्री जी ने यहाँ श्रीनगर में JSW समूह, जो स्टील के क्षेत्र में काम करता है, उसको लैंड अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट सौंपा, और जम्मू में मिस्टर जयपुरिया को, और मोटे तौर पर 5,000 करोड़
के निवेश की स्वीकृति कश्मीर डिवीजन के अंदर और 7,000 करोड़ से ज्यादा निवेश की स्वीकृति जम्मू रीजन के अंदर दे दी गई है। जब पॉलिसी बनी थी तो मुझे लगता था कि 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब जिस तरह की रुचि इंडस्ट्री और बिजनेस के लोग दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि यह आंकड़ा 50-60 हजार करोड़ के ऊपर जाएगा। 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी दुबई गवर्नमेंट से भी एक हमारा एमओयू साइन हुआ है। आज सुबह ही मुझे एक दुबई में, आप जानते हैं वो फेमस चेन है लुलू की, वो मुझसे मिल करके गए हैं। तो मैं मानता हूं कि निवेश की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये आवश्यक भी है। मुझे लगता है कि ये महरूम रखा गया जम्मू कश्मीर के लोगों को। दुनिया में या देश के बाकी हिस्सों में जो कुछ हो रहा है वो यहाँ के लोग न देख सकें, यहाँ के कुछ लोग, उनके बच्चे विदेश में पढ़ सकें, उनका इलाज विदेश में हो सके, ऐसी व्यवस्था तो थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक का इलाज अच्छी जगह हो, अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आए, ये व्यवस्था नहीं कर पाए थे। और जहां तक आपने कहा कि नए कश्मीर का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 मेडिकल कॉलेज 2014 के पहले थे यहाँ। आज नाम भी मैं बता देता हूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और एक स्कीम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। आज 7 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें 5 फंक्शनल हो गए हैं और 2 का शिलान्यास गृह मंत्री जी ने किया है, उधमपुर और हंदवाड़ा, जो 2 वर्ष में चालू हो जाएंगे। 2 एम्स जम्मू और अवंतीपुरा मैंने श्रीनगर, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन इंस्टीट्यूट, इस तरह की अनेक सुविधाएं, 7 नर्सिंग कॉलेज, 12,041 वेलनेस सेंटर, ये हेल्थ सेक्टर में प्रधानमंत्री जी के कारण यहां हो पाया है। अगर मैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो पीएमडीपी, आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान में 200 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे और अरुण जेटली जी के नाम से एक बड़ा स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अलग बन रहा है। तो शायद देश का एक अकेला यूटी है जम्मू कश्मीर, जहां हर जिले में मोटे तौर पर आपको स्टेडियम मिल जाएगा, इंडोर स्टेडियम मिल जाएगा। और एक अभियान हमने शुरू किया है कि हर पंचायत में एक प्ले फील्ड होना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मोटे तौर पर 85% पंचायतों में हम खेल का मैदान बना चुके हैं। जो बचे हैं उन्हें भी हम पूरा कर लेंगे। नया कश्मीर वो है जहां 4500 युवा क्लब हैं। नया कश्मीर वो है जहां एक साथ 45,000 नौजवान अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए देश के गृह मंत्री से बात करते हैं। नया कश्मीर वो है जहां से लंबे समय बाद श्रीनगर से शारजाह की फ्लाइट शुरू हो गई है। नया कश्मीर वो है जहां सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी हो रही है। नया कश्मीर वो है जहां 1 सप्ताह से आइकनिक वीक, यहाँ आज देख रहे हैं कि आप लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, तो डल के किनारे कोई और कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, तो कहीं कल पटनी टॉप में कोई कार्यक्रम है, तो जम्मू में, पूरे जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर मैं समझता हूं कि एक योजनाबद्ध ढंग से ऐसा काम किया जा रहा है कि जो यहाँ की मूल संस्कृति रही है, उस संस्कृति, उस कला, साहित्य, इसका भी प्रचार प्रसार हो और निश्चित रूप से नौजवानों के मन में एक बात आए कि हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा पर हमें फिर आगे बढ़ना है और गुमराह नहीं होना है। नए कश्मीर की जो आपकी मुहिम है और जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से सफलता मिल रही है, क्या वह कुछ लोगों को, खासतौर पे जो सीमा पार से जो ताकतें हैं, खासतौर पे पाकिस्तान, उसको राहत नहीं आ रही, या फिर यहाँ पर भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अभी एक बयान फारूक अब्दुल्ला का आया कि यह जो है आर्टिकल 370 को जो एबॉलिश किया गया कश्मीर से, उसका लावा बनकर निकल रहा है। इस तरीके के जो प्रदर्शन हो रहे हैं या फिर किलिंग्स हो रही हैं या फिर जो सो पाकिस्तान के समर्थन में मैच के दौरान नारे लग रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस तरह के बयान जब होते हैं, जब एक तरह से आप ये सपने देखते हैं, उस पर काम करते हैं? मेरी मजबूरी है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के बयान पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, मेरे पास दायित्व तो दूसरा है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि श्रीनगर की सभा में गृहमंत्री जी ने 2-3 सवाल पूछे। एक सवाल पूछा कि यहां जो लोग हैं, 10,000 से ज्यादा लोग थे, कोई इसमें से एक आदमी बतावे कि 1 इंच भूमि आपकी गई है। लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि नहीं साहब, हमारी 1 इंच भूमि नहीं गई है। उनने पूछा कि सबके घर में गैस पहुंच गई है? लोगों ने कहा हाँ पहुंच गई है। बिजली पहुंच गई है? पहुंच गई है। 100% वैक्सीनेशन हो गया है? हाँ हो गया। लोग आपके भी साथी रहे होंगे जिन्होंने कवर किया होगा।
तो मुझे लगता है कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि ये 1.25 करोड़ लोग क्या कहते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से लोगों ने एक बड़ा बदलाव देखा है। लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब 2 साल में भी सड़क बन सकती है। लोगों को ये लग रहा है कि कटरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे बन सकती है। लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, नया टर्मिनल श्रीनगर एयरपोर्ट का भी आने वाले 2.5 साल में पूरा हो सकता है। तो ये जो बदलाव आया है, 2 कोविड वेव के बावजूद 1 साल में लगभग 22,000 प्रोजेक्ट हमने पूरी की हैं। और एक जो रिवायत थी नया कश्मीर कैसा होगा, तो 8,000 नौजवानों को एक साथ सरकारी नौकरी दी गई है। और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों से भी और देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर, किसी सिफारिश या किसी और कारण से नहीं, शायद आजादी के बाद पहली बार एक मुश्त 8,000 लोगों को नौकरी यहां मिली है। हाँ, सरकारी कर्मचारियों की संख्या यहां 5 लाख है, और अगर बैकडोर एंट्री की मैं बात करूंगा तो 2.5 लाख से ज्यादा होंगे। और इस तरह के लोग रखे गए हैं कि मुझे संविधान में प्रदत्त जो मुझे अधिकार है 311(2)C का, उसके अंतर्गत कई लोगों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ी है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव शुभ संकेत देता है। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, वो उस पार के भी हैं और यहाँ भी हैं, लेकिन बिना विचलित हुए लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो सपना है कि जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों की तरह विकास में सबसे आगे हो, उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। पिछले कुछ हफ्तों में टारगेटेड किलिंग्स की जो घटनाएं हुई, खासतौर पे देखा गया कि बिहार के कई सारे लोग जो कि यहाँ पर खोमचे लगा के अपना जीवन यापन करते थे, उनको निशाना बनाया गया। क्या इस तरह के की जो घटनाएं हुई उसके पीछे पाकिस्तान तो है ही, साथ में जो यहाँ पर कुछ नए संगठन जो अचानक उठ खड़े हुए, उनको क्रश करने के लिए क्या किया जा रहा है ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो फिर से बहाल हो सके? देखिए, उसकी गहन समीक्षा की गई है और ये सच है कि अगर टूरिस्ट इन्फ्लक्स को आप देखेंगे तो जुलाई महीने में 10.5 लाख लोग यहाँ आए थे। अगस्त में 11,28,000 लोग आए थे। सितंबर की मैं बात करूं तो 12,37,000 लोग आए थे। अब इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, टूरिस्ट भी आ रहा है, 22,000 प्रोजेक्ट भी पूरी हो रही हैं। 70 साल में जितनी बिजली बनी 3,500 मेगावाट, वो अगले 5 साल में उतनी बन जाएगी। ये स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा। उनको लगता होगा कि इसमें किस तरह से व्यवधान पैदा किया जाए, बाधा पैदा किया जाए। और निश्चित रूप से उस पार के लोग हैं और उनके कुछ पिट्ठू हैं जो यहाँ भी रहते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं, हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ है, लेकिन उनके जो आंसू बहे हैं उसका हिसाब सूद सहित कर लिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि, जैसा मैंने पहले ही कहा कि सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है कि हम पीस बाई करने में विश्वास नहीं करते हैं, पीस इस्टेब्लिश करने में विश्वास करते हैं। और पाताल तक भी होंगे तो ऐसे तत्वों को खोज करके उन्हें कानून के हवाले किया जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा। आपने कहा कि जो इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक जो बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान हमेशा प्ले करते रहा है, खासतौर पे जो तालिबान का जिस तरीके से अफगानिस्तान में कब्जा हुआ है, एक घुसपैठ की कोशिश लगातार होती रही है। एक जो फुल फ्लेज जो स्ट्रेटजी है और खासतौर पे प्रोवोक भी करने की कोशिश की जा रही है, कई सारे जो लोग पहले यहाँ सत्तारूढ़ रहे कि देखिए जैसो आप 370 एबॉलिश करने के बावजूद आप जो है टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये जो है इस तरह की जो एक तरह से कह सकते हैं जो व्यंग जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे लगता है किसी चीज को मापने का एक पैमाना होता है। आपकी ऊंचाई कितनी है, आप कितने लंबे हैं, ये सेंटीमीटर या इंच में नापा जा सकता है। मेरी लंबाई कितनी है, वो सेंटीमीटर या इंच में नापा जा सकता है। अब मौत का आंकड़ा देना ये मुझे लगता नहीं कि वाजिब है, और मैं मानता हूं कि मौत का कोई मुआवजा भी नहीं होता है। लेकिन अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो सामान्य नागरिक की जितनी जान गई है उस कालखंड में, सुरक्षा बलों की जितनी जानें गई हैं, उसकी और इसकी तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन